नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात होगी अमेरिका इजराइल के हमले की। जी हां, अमेरिका इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है और ईरान की मीडिया, तस्नीम और फोर्स समाचार एजेंसियों ने इसकी पुष्टि भी अब कर दी है। तो हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा भी कर दी गई है। तो खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दुख व्यक्त किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक IRGC ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश इसका शोक मना रहा है। तो ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा की है और ईरान ने यह धमकी दे दी है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। सेना ने कहा है कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां भी हमला हो सकता है। चलिए, हमारे साथ हुसैन शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति चल रही है जंग की, वो भयावह होती जा रही है और अब ईरान ने कह दिया, ईरान ने धमकी दे दिया है कि एक इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। अब ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है? कुछ ही देर में हमले की चेतावनी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में यह हमला शुरू होने वाला है। शर्मिला जी, आप और हम सबको एक बात ये समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में गलत कौन है और ठीक कौन है जी। उसके बाद हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि ये आगे का इनका स्टेप क्या रहेगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि गलत कौन है, अभी तक अगर हम अमेरिका और इजराइल की कदमों बातों को देखें, उनके सिस्टम को देखें, तो वो अमेरिका पे लगातार गलत तरीके से दबाव बनाता आ रहा है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाता आ रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाता आ रहा है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। इन हालातों में अब वो ये कहता है कि परमाणु बम ना बनवाएं। एक तरफ उनके ऊपर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ उनके ऊपर दबाव बना रहा है। ये एक तरह की गुंडागर्दी है जो ईरान के ऊपर ऑलरेडी हो रही थी। अब उस गुंडागर्दी का उन्होंने पहले तो सिर्फ वो दबंगाई दिखा रहा था, लेकिन अब उसने क्या किया, उनके प्रमुख नेता को, जो अली खामनाई है, उनको शहीद कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि देश की जनता की भावनाएं क्या होंगी। बदले की भावनाएं होंगी और जिस तरह से उन्होंने पिछली बार इजराइल पे हमला किया था, इस बार दुगने जोर से इजराइल और अमेरिका पे हमला किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हुसैन जी, तो यहाँ पर ईरान की अगर स्थिति की हम बात करें तो खामेनेई को लेकर भी 2 गुटों में ईरान बटा हुआ था। एक वो गुट था जो चाहता था कि 1979 यानी 1979 से पहले का जो मॉडर्न ईरान था वो आए, और ये गुट था जो हमेशा से खामेनेई के समर्थन में रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गुट है जो उनकी मौत से खुशी जश्न भी मना रहा है, और ये क्या ट्रंप के लिए हितकारी साबित हो सकता है? देखिए शर्मिला, अगर हम लोग कहें कि ईरान 2 गुटों में बटा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 गुट वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ईरान जा चुका हूं, मुझे इस बारे में पता है। बिल्कुल। वहां पे एक गुट तो खामनाई साहब का फॉलोअर है। एक चीज और समझ लीजिए कि खामनाई साहब के फॉलोअर सिर्फ ईरान में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो शिया कम्युनिटी के मुस्लिम है, वो सारे के सारे उनको फॉलो करते हैं और उनको अपना इमाम मानते हैं और उनको अपना जो है बड़ा लीडर के तौर पे देखा जाता है। और जो दूसरा जो है वो जो है प्रोजेक्ट किया हुआ ग्रुप है, जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से इसलिए प्रोजेक्ट किया गया है क्योंकि ईरान के खामनाई साहब जो है वो किसी की, खासतौर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े रहते हैं, उनकी सुनते नहीं है, उनकी जी हजूरी नहीं करते। इसलिए वो ग्रुप जो है दूसरा जो है वो दमदार नहीं है, बस सिर्फ एक खड़ा किया हुआ दिखावे के लिए, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि नहीं, खामनाई के फेवर में लोग भी हैं और अगेंस्ट भी हैं। अदरवाइज वहां पे 90% जो जनता है वो खामनाई साहब के फेवर में है और वो चाहते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट ही बना रहे।
हुसैन जी, नए नेता के जल्द ऐलान की खबर सामने आ रही है और ये बात भी सामने आ रही है कि खामेनेई को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि क्या होने वाला है आगे, और उन्होंने पहले ही उत्तराधिकारी के नाम तय कर दिए थे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से खामेनेई ने संभाला, क्या वो आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा वो उस तरीके से ईरान को संभाल पाएंगे? अभी कुछ दिन पहले मैंने खामनेई साहब का एक बयान सुना था, जिनमें उन्होंने एक आम जनता में ये स्पीच दी थी कि देखिए, मेरा जीना जो और मरना है कोई मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है, इस्लाम मायने रखता है। तो उस नजरिए से अगर मैं मर भी गया तो जो ये मेरा विरासत है, जो इस्लाम की विरासत है, ये खत्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलेगी और ईरान हमेशा ही जो गलत ताकतों के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। उसकी तैयारी वो पहले से कर चुके हैं और वो सिस्टम वो सारा डेवलप कर चुके हैं। ये बात खामनेई साहब अपनी शहादत से पहले कह चुके हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, अमेरिका और इजराइल कई बार हमले कर चुकी है ईरान पर और कई बार ईरान का ही नुकसान हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ईरान को अलग तरीके से बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहिए? क्या अगला क्या तरीका हो सकता है इसका? देखिए शर्मिला, देखिए एक बात है, कोई अगर हम लोग किसी से सुलह की बात करते हैं तो थोड़ा ढंग की बात करते हैं। हमने सैंक्शन भी लगाए हुए हैं, दबाव भी बनाए हुए हैं और उनके ऊपर अटैक भी करते रहते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि हम परमाणु बम आपको बनाने नहीं देंगे, जबकि वो कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाना ही नहीं चाहते। वो बार बार कह रहा है। आप एक थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए, कुवैत का मामले को देखें, अगर हम लोग सद्दाम हुसैन वाले मामले को देखें तो वहां भी ये कहा गया कि वो हथियार बना रहे हैं, वो बायोलॉजिकल हथियार बना रहे हैं, वो ऐसे हथियार बना रहे हैं, लेकिन निकला क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी है। वो ये चाहता है कि उस एरिया में सब कुछ खत्म हो जाए, सिर्फ उनका दबदबा चले, क्योंकि अगर वो ईरान को दबा लेता है उसका फर्क चाइना पे भी पड़ेगा, उसका फर्क रशिया पे भी पड़ेगा। तो इसलिए ईरान के ऊपर दबदबा बनाने के लिए ईरान के ऊपर हमले करता है और ये गुंडागर्दी है, नथिंग एल्स। तो क्या अब अमेरिका वेनेजुएला वाला जो मॉडल है वो ईरान में रखना चाहेगी? क्या लगता है, जो हालात दिख रहे हैं अभी फिलहाल, ईरान क्योंकि जंग के मूड में है, ईरान का जंग का पूरा मूड है और फिर कह भी रहा है ईरान कि हम इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करने वाले, और हम अमेरिका और इजराइल के भी तेवर को देख रहे हैं। क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? देखिए शर्मिला, एक और चीज में हमें देखनी पड़ेगी, वेनेजुएला के हालात क्या थे और ईरान के हालात क्या हैं। ईरान में मैंने आपसे पहले भी कहा 80% लोग जो है, 80 या 90% लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। दूसरे, वेनेजुएला के बैक एंड पे ना तो रशिया खड़ा था और ना ही चाइना खड़ा था, लेकिन ईरान का एक कंपनी है, एक ग्रुप है जिसके बीच में वो खड़ा हुआ है। उस पे ये चीजें करना आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं मानता कि वो ये कर पाएंगे। तो ईरान को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, ईरान अपने उसी रवैये पे चलेगा। ईरान की जितनी मैं मेंटालिटी जानता हूं, ईरान के लोगों की मेंटालिटी जानता हूं, इनकी जगह पे उसी मेंटालिटी का आप जरा देखिए, थोड़ा पीछे जाइए। खामनेई साहब भी इसी मेंटालिटी के थे। खामनेई साहब हटे तो सॉरी, खुमैनी साहब पहले इसी मेंटालिटी के थे। खुमैनी साहब के बाद खामनेई साहब आए, वो भी इसी मेंटालिटी के थे। इनमें एक चीज पाई जाती है, ये गलत चीज के आगे झुकते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मैं इस पे बताना चाहूंगा कि ये लोग इमाम हुसैन को मानते हैं। अगर आप करबला के बारे में जानती हो तो यजीद भी यही चाहता था कि इमाम हुसैन झुक जाएं, मेरी बैत कर लें, मेरी बात मान लें और मुझे अपना राजा तस्लीम कर लें और मेरे कहने पे उठे, मेरे कहने पे बैठे। इमाम हुसैन ने सर कटा दिया अपने 72 साथियों के साथ, लेकिन उसके आगे झुके नहीं और अब मौत को गले लगा लिया। ये लोग उन्हीं इमाम को मानने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इनको झुका पाएगा। और ये खामनेई साहब ने पहले ही कह दिया था कि एक करबला फिर होगी, हो सकता है मैं मारा जाऊं, हो सकता है मेरे लोग मारे जाएं, लेकिन ये जंग चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। गलत के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, उसका निजाम मैं तैयार करके जा रहा हूं। अगर मैं मर गया तो वो निजाम इस चीज को फॉलो करेगा।
बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी, मेरा यही सवाल था कि क्योंकि खामेनेई का जो विचार है, और उससे पहले हमने खुमैनी को भी देखा था, खुमैनी के बाद खामेनेई आए उन्हीं के विचारधारा पर, उनके उत्तराधिकारी बनकर। खामेनेई के जो उत्तराधिकारी होंगे वो भी उन्हीं के विचारधारा पे चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के सामने ईरान झुकने के मूड में नहीं होगा। तो जो जंग है वो माना जाए कि वो जंग जारी ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो कह दिया है कि जंग तब तक जारी रहेगा तब तक जब तक जरूरी हो। देखिए, अभी मैं सुन भी रहा था कि एक मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो में ये बात कही जा रही थी कि खामनेई के शहादत के बाद अब उसकी सेना ने ये कहा है कि हम अब जब हमला करेंगे दुनिया देखेगी कि ये हमला हुआ है, और बहुत जबरदस्त हमला करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो इन्होंने किया है उसका बदला इनको दिया जाएगा। बिल्कुल। तो क्या इस हमले से अमेरिका को उतना नुकसान पहुंचा पाएगी ईरान का? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑलरेडी अमेरिका के कई ऐसे बेस है जहां पे वो हमला कर चुकी है, और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को चोट पहुंचा रहे हैं। देखिए शर्मिला जी, एक चीज आपने नोट की, पिछले दिनों में एक बात आ रही थी, अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेज दिए, अपने एरोप्लेन भी वहां भेज दिए, फाइटर जेट्स भी भेज दिए, लेकिन हमला करने से पहले करना चाहते थे उस वक्त, लेकिन एकदम से रोक दिया। देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को इस बात का डर है जो इजराइल के साथ हुआ, क्योंकि जो मिसाइल्स अभी तक इन्होंने ईरान ने दिखाई नहीं है वो निकाल ली उन्होंने, और वो क्या होंगी इनको नहीं पता। उसी डर में इन्होंने पहले हमला नहीं किया था, लेकिन अब अगर वो मिसाइल अगर वो निकल आती हैं, वो सिस्टम निकल आते हैं जो इनको नहीं पता है, देखिए इनके पास उस चीज का जवाब तो हो सकता है जो इन्होंने देख ली, जो मिसाइल इन्होंने देख लिए, लेकिन जो मिसाइल इन्होंने नहीं देखे उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। इस बात का डर इजराइल को भी है, क्योंकि पिछली बार इजराइल ने, आपको याद होगा, इजराइल को माफी मांग के पैर पकड़ के अपनी जंग रुकवानी पड़ी थी। ईरान ने इतना बुरा हाल किया था इजराइल का। तो लगता है कि इस बार भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि ईरान ने जो बात कही है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये डराने के लिए भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कभी कभी समय आने पर ही अपने हथियार का इस्तेमाल करने वाला अधिक शक्तिशाली माना जाता है, जो समय आने पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। तो क्या ईरान उनमें से ही एक तो नहीं होने वाला है? क्योंकि ईरान को अब लगे कि अब वो वक्त आ चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि अब जो चीज हमने रखी है, जो शक्तियां हमारे पास है, उन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। जी बिल्कुल। इस वक्त वो देखिए, वो ये अब इस पर जो है कहते हैं ना, वो एक हमारे भारत में कहते हैं कि अब जो है मुंह से उठ के वो नाक में चली गई है, बात ऊपर उठ गई है। तो अब जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक हैं। जिस तरह से खामनेई साहब की शहादत हुई है, उस लिहाज से मुझे लगता है ईरान जो अब हमला करेगा वो दुगने जोश के साथ करेगा और इनको सख्त जवाब देगा। बिल्कुल। हुसैन जी, आपको रोकेंगे, हमारे साथ कर्नल संतपाल राघव जी भी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संतपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो जंग हो रही है और अमेरिका इजराइल फिलहाल इससे अपनी जीत मान रहा है क्योंकि खामेनेई की तो मौत हो गई है, किस तरह से आप इस जंग को देख रहे हैं? जी देखिए, जो भी वॉर होती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका और का चेंज ऑफ रिजीम, यानी कि शासन को बदलना, शासन को बदलने के लिए जो उनका लीडर्स है, धार्मिक लीडर जो अयतुल्ला खुमैनी साहब थे, उनको उन्होंने ढेर कर दिया है। तो और एक उद्देश्य है, थोड़ा सा और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, एम प्लस जिसको कहते हैं, वो उसको डेसिमेट करने के लिए, उसको पावर को, उनके पावर सेंटर को और इतना खौफ बढ़ने के लिए कि वो नेगोशिएशन टेबल पे स्वयं ही आ जाए। तो ये अभी सिचुएशन है। ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट कल भी आई थी, आज भी आई थी, बड़ी क्लियर और साफ है। और इजराइल उनका जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा है, वो बड़े, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सैटेलाइट इमेजरीज है, वो बड़ी सटीक तौर पे है। मोसाद जो है, मोसाद ने जहां भी ओवर्ट ऑब्लिक कोवर्ट जो ऑपरेशंस किए हैं, बड़े उनके निपुणता है उसमें, मैं कहूं दक्षता है उसके अंदर। तो उन्होंने एक
कमांडर को जो एसोसिएशन ऑफ कमांडर्स, ये भी वॉर का एक इच्छा होता है, या उनको मारना, एसोसिएशन करो या फिर उनको मारो, जिससे कि पूरा वॉर का जो है गेम चेंज हो जाता है। बिकॉज लीडर मरने के बाद मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति का है, पूरे देश का मोराल डाउन हो जाता है। व्हाट नेक्स्ट, जो दूसरा है व्यक्ति वो कितना काबिल होगा या नहीं होगा, या उसके ऊपर लोगों की जो आशाएं जो है टिकी रहती है। और इस वॉर के अंदर आप देखें, उनके पॉलिटिकल हेड्स प्लस मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं। हालांकि वहां एक धार्मिक देश है, उनको बदला लेना, बिकॉज जैसे हमारे पैनलिस्ट साहब ने बताया अभी कि इस्लाम के जो धार्मिक नेता है वो बड़े प्रतिशोध, बिकॉज उनकी लीनेज पे, उनकी जो फिलॉसफी पे पूरा देश चलता है, तो इनमें एक प्रतिशोध है। वो बिल्कुल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, या जहां तक उनकी शक्ति है वो वहां तक, मतलब उसको लड़ाई को ले जाएंगे और एक अच्छा मैसेज करेंगे, आपने कहा विश्व को कि देंगे। जी जी संतपाल जी, आपने कहा कि शासन खत्म करना कहीं ना कहीं मकसद था, लेकिन शासन खत्म करने से माइंडसेट तो खत्म नहीं हो, माइंडसेट तो वही रहेगा। अगर खामेनेई का कोई उत्तराधिकारी आता है, उसका भी वही माइंडसेट रहेगा, उसका भी वही विचारधारा रहेगा, वो भी यही चाहेगा कि हम नहीं झुकेंगे अमेरिका और इजराइल के सामने। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि धार्मिक जो फिलॉसफी होती है, जो धार्मिक लाइन होती है, जो उनके प्रीचिंग्स होते हैं, जो उनकी पूरी देश को लिए होता है, वो एक अपने आप में अलग फिलॉसफी होती है। जो वहां की जनता है, वो वहां के जो फॉलोअर्स है, वो उसको लेके चलते हैं। और आज आप देखें ईरान के अंदर मस्जिदों में और बड़ी बड़ी जगह में मातम छाया हुआ है, और एंकर भी आपने देखा होगा, वो भी जो रिपोर्ट्स दे रहे थे उनके शहीद होने की, वो भी कितने रो के फूट फूट के रो रहे थे। और पूरे देश के अंदर एक जो है मातम छाया हुआ है। पर इसका ये नहीं है, उनको फिर लीडरशिप आती है, फिर कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। ये बिल्कुल सच है, उनके दिमाग में आया कि उनके इतने बड़े लीडर को मारा, तो ये लोगों के अंदर एक प्रतिशोध है, प्रतिशोध की ज्वाला है, जो इसका बदला लेने के लिए जितनी भी उनमें शक्ति होगी उसको लगाएंगे। और मुस्लिम लीडर्स को आप देखिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही उनकी फिलॉसफी से बाहर नहीं जाते और उसी फिलॉसफी पे काम करते हैं। जी संतपाल जी, अमेरिका ने यह भी कहा है कि जब तक जरूरी होगा, इजराइल ने भी कहा है कि जब तक जरूरी होगा तब तक जंग जारी रहेगा। कब तक जरूरी रहेगा, मतलब क्या जरूरी है अमेरिका के लिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका के यहाँ पे एम्स जो क्या थे, सबसे पहले रिजीम चेंज, वो अभी प्रोसेस में है। बिकॉज जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी, और पूरे विश्व को मालूम है कि अमेरिका और इजराइल दोनों जो है मिलिट्रीली, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ईरान से बहुत आगे हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो है, उनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, हिजबुल्ला और हुती वगैरह, जो हमास, इनको जो है डेसिमेट करना, ये इजराइल और अमेरिका का भी एम है। ये एम जो है, लीडरशिप ही उनको फंडिंग करती थी, लीडरशिप ही उनको वेपन प्रोवाइड करती थी और मोरल बूस्टिंग करती, वो भी डेसिमेट हो गया है। तीसरा जो है शक्ति संतुलन, वो जो धार्मिक फिलॉसफी से जो शासन चलना है, वो भी उसका जो अमेरिका के एम था कि वो उसको रिजीम को चेंज करें, शाह साहब को लाएं या उनके लीनेज को लाएं। और उन्होंने कहा है, ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट आई है जब पुष्टि होने के बाद, कि अच्छे लोग लीड करें, मैंने ये सोचा हुआ है। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी से ये सब चीजें डिस्कस ऑलरेडी होती है, किसको प्रिपेयर किया, किसको प्लान किया जाता है, ये एक सोची समझी रणनीति होती है, उसके हिसाब से ये सब चीजें लेके आया जाता है। फिर परमाणु का जो मेन उद्देश्य था, परमाणु का जो उद्देश्य अमेरिका का था, जो इजराइल का भी जो उसका एम है, देखिए वो पहले उन्होंने काफी उसमें अचीव कर लिया था और इस पे भी अचीव कर लिया। लीडरशिप जाने के बाद तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। परमाणु जो प्रोग्राम्स है वो इतना आसानी से नहीं किया जाता, उसके लिए शासन को, उनके जो डिप्लोमेटिक हेड्स है, जो रूलिंग लीडर्स है, उनको वर्ल्ड की ओपिनियन लेनी पड़ती है, उनके साथ कौन कौन लोग हैं, नहीं तो उनको सैंक्शन लगा देंगे और उनके ऊपर जो है बहुत ही आर्थिक स्थिति का उनको जो है
सामना करना पड़ेगा। तो और ऑलरेडी ईरान के अंदर बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री वॉर में जाता है उसका इकोनॉमी, उससे कोई फायदा है। आप ये देखिए इस वॉर के अंदर ईरान को कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ईरान को इतना हमेशा से मैसिव होता है नुकसान संतपाल जी, जब युद्ध हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले किए, तब तक ईरान को नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान नहीं झुक रहा है। ईरान ने कहा है कि हम तो नहीं झुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जी देखिए, ये एक फिलॉसफी है। जैसे हमें आर्मी के है लास्ट मैन लास्ट बुलेट, चाहे उनके 10,000 आदमी हो, हमारा एक आदमी भी लास्ट में बचेगा, एक गोली बचेगी तो हम उसको लड़ाई लड़ेंगे, उनके सामने झुकेंगे नहीं। तो वही ईरान के जो लीडर्स की फिलॉसफी है, वो यही फिलॉसफी है कि भी हम लास्ट दम तक जो है इसको लड़ेंगे। जो फिलॉसफी इतने सालों से है, 79 के बाद में है, लोगों के अंदर है, उसी फिलॉसफी पे काम करेंगे, झुकेंगे नहीं। आपने देखा इतना होने के बाद भी वो आज काउंटर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। अमेरिकन बेसिस पे जो भी अटैक कर। जी बिल्कुल। हुसैन जी भी हमारे साथ है। हुसैन जी, क्या ये युद्ध अब महायुद्ध का रूप ले सकती है? शर्मिला जी, हो सकता है। देखिए अभी मुझे लगता है कि चाइना या रशिया भी इसमें कूदेंगे। अभी हालात को पहले जायजा लिया जाएगा और कंट्री क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अभी मैं ये नहीं मानता कि अभी ये इसे महायुद्ध में बदलेगा, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान बहुत तेज और तैयारी के साथ दोबारा हमले करेगा। अभी जैसे सर भी कह रहे थे कि जो आदमी जिसको चोट पहुंची होती है, उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसका मोराल बूस्ट हो जाता है या वो प्रतिशोध की ज्वाला में धधकने लगता है। ईरान में, जहां तक ईरानियों को मैं जानता हूं, दोनों स्थिति देखने को मिल रही है। हुसैन जी, मोराल बूस्ट भी लग रहा है क्योंकि अब इस इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध करने वाले हैं और प्रतिशोध की आग में भी धधक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए शर्मिला, आप खुद देखिए, ईरान के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी है, वो वैसे ही वो तो बर्बाद हो रहा है, उसकी इकोनॉमी तो वैसे ही डाउन हो रही है, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा के उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके पास फर्क क्या है? देखिए, जो मरने की कगार पे बैठा हो वो डरता नहीं है, फिर वो कहता है मार दो, मर जाओ या मार दो। अब स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है। अब ये स्थिति और आगे यही कंटिन्यू चलेगी, मार दो या मर जाओ। मैंने कल भी कहा था, ईरान कोशिश ये करेगा कि वो, देखिए अमेरिका और इजराइल के लिए यहां पे जंग लड़ना आसान काम नहीं है। उनके, देखिए किसी भी देश में जाके, कोई अगर देश बहुत दूर से जाके जंग लड़ता है, उसके बहुत सारे संसाधन लगते हैं, बहुत सारी आर्मी है, बहुत सारा बारूद है, बहुत सारे जहाज लगते हैं। तो क्या अमेरिका इतना सिस्टम डेवलप कर सकता है? और कहीं ना कहीं ये भी माननी पड़ेगी कि ईरान अपने घर में बैठा है और अपने घर में बैठ के अपनी मिसाइलों के दम पे अकेले दम पर, और सबसे बड़ी बात है हुसैन जी की अकेले खुद के दम पर, क्योंकि इजराइल के साथ तो अमेरिका है, पर फिलहाल तो ईरान अकेला है। जी नहीं, बिल्कुल। ईरान ने, देखिए वो जब से उसके ऊपर सैंक्शन लगी हैं, आप उसकी बैक हिस्ट्री देखिए, उसने युद्ध लड़े हैं, उसको युद्धों का तजर्बा है, उनकी आर्मी चीफ को युद्ध का तजर्बा है। अगर आप बात करें खामनाई साहब की भी, खामनाई साहब जो थे वो पहले आर्मी में युद्ध कर चुके हैं, वो जंग लड़ चुके हैं, वो पहले फौजी थे। फौज ईरान इराक युद्ध में उन्होंने जंग लड़ी है। जंग लड़ने के बाद वो इधर आए और यहां से उन्होंने, वो धार्मिक लीडर भी हैं, फौजी भी हैं, फौजी भी थे। और इस चीज को लेके मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि अब जो जंग होगी आर पार वाली जंग होगी। चलिए, बिल्कुल। कर्नल सतपाल राघव भी हमारे साथ है। सतपाल जी, आपको क्या लगता है, यदि ईरान खुद के दम पे इतना लड़ पा रहा है, यदि किसी देश का समर्थन मिल जाता है, तो क्या अमेरिका इजराइल की हालत और खराब हो सकती है? देखिए, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अभी भी रिटेलिएट कर रहा है। जो अमेरिकन बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, वहां पे वो अपने मिसाइल्स का अटैक कर रहा है और उनके अंदर वो जोश है। जब तक उनका है, उनके पास रिसोर्सेज है, वो लड़ेंगे। क्योंकि धार्मिक फिलॉसफी एक ऐसी होती है कि वो एक मोरल बूस्टिंग भी करती है और वो झुकने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये जो वॉर है वो रिटेलिएट कर रहे हैं, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, बट ईरान को भी ये अच्छी तरह अपनी असेसमेंट जो है, क्या
उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं। लेकिन लड़ाई एक जोश की होती है, इज्जत की होती है, सेल्फ ऑनर की होती है, कि इतिहास लिखा जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन ये महायुद्ध में नहीं बदलेगा, बिकॉज ईरान के पास रिसोर्सेज नहीं है। जो चाइना और रशिया, वो उसके साथ खुल के नहीं आएंगे। डिप्लोमेटिकली आ सकते हैं, पर ये खुल के नहीं आएंगे, बिकॉज ठीक है, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में, आप ये देखें कि कितनी लंबी वॉर उनके साथ चल रही है। चाइना बड़ा जो अप्रोच है चाइना की, वो अपने उनके देश के हित में होती है ज्यादा। वो अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, आप संतपाल कोई जी, भी रिकॉर्ड उठा के बिल्कुल। देखें कि वो नहीं आते हैं। जी बिल्कुल संतपाल जी, वक्त की हमारे पास यहाँ कमी है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।